पाकिस्तान, जिसको हम कहते हैं कि आतंकवाद का प्रायोजक है, टेररिस्ट स्टेट है, इतिहास है, कोई एक की बात नहीं है, वो विश्व शांति का केंद्र बन गया है। और बात हो रही है कि इससे अहम कोई मुल्क नहीं है। एक ऐसा देश जिससे अमेरिका बात करता है, एक ऐसा देश जिस पे वेस्ट एशिया पूरा विश्वास करता है, एक ऐसा देश जो कि चीन भी उसके नजदीक है, और एक ऐसा देश जिसकी इकोनॉमी वर्ल्ड बैंक और IMF पर आधारित है, लेकिन वो इतना मजबूत बन रहा है। जो वहां शांति प्रक्रिया हो रही है, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मौके मिलने की बात होती है। पाकिस्तान को ये मौका मिला, उसने अपने को साबित कर लिया। मौका हमारे पास भी था, लेकिन हमने वो साबित नहीं किया। अभी हमारे यहां, उनके यहां जो वक्त गुजर चुका है, हमने उस वक्त पे कदम रख दिए। क्योंकि हम जो उनको अलग थलग करना चाहते थे, और भारत और पाकिस्तान का रिश्ता, ये ग्लोबल साउथ में भी जब आप ये कह रहे हैं कि पूरा पावर सेंटर शिफ्ट हो रहा है, ऐसे में अगर भारत और पाकिस्तान के बीच यही तनाव चलता रहा, यही अलग थलग करने की कोशिश चलती, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पावर हाउस जो आने वाले 10 सालों में नंबर 1 होने वाला है, उसका नाम है चीन। यहीं से हमारा और उनका पता लग जाता है। चीन से जो पाकिस्तान के रिश्ते हैं और चीन से जो भारत के रिश्ते हैं, जो दुनिया का, भारत का सबसे बड़ा व्यापार धरती पर चीन से है, लेकिन चीन का सबसे मजबूत रिश्ता एशिया में पाकिस्तान से है। तो फिर इस चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका सुपर पावर बना रहेगा? नहीं, सुपर पावर अब कहां है अमेरिका? मैं आपको आंकड़ा बता तो रहा हूं। अमेरिका नहीं, G7 ग्रुप सुपर पावर नहीं है, लेकिन हमारा दिल ट्रंप साहब के चरणों में सुकून पाता है। वो तो रख नहीं रहे हमारे सिर पे, नहीं तो हम तो चाट लें उनका तलवा। भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का देश है जी। तो ये उम्मीद की जाती है कि हम कम से कम 30 में तो होंगे। इस दौरान हमने अपने को 29 की जगह 120 के नीचे डाल दिया। तो आप बिल्कुल मानने से इनकार कर रहे हैं कि हम विश्वगुरु नहीं है? अरे हम क्या करेंगे? मुरली मनोहर जोशी जी के मान रहे हैं। मेरी जेल नहीं भेजा जाएगा ये कहने के लिए कि भारत विश्वगुरु नहीं है? जेल तो आपको किसी भी बात पे भेजा जा सकता है, उससे बचने की कोशिश न करिए, वो संभव नहीं। तो फिर इस चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका सुपर पावर बना रहेगा? नहीं, सुपर पावर अब कहां है अमेरिका? मैं आपको आंकड़ा बता तो रहा हूं। अमेरिका नहीं, G7 ग्रुप सुपर पावर नहीं है। 28% पे आ चुका है, और ब्रिक्स, उतने ही देश तो ब्रिक्स में है। ब्रिक्स जो है 42% पे पहुंच गया है। तो मुझे, अगर मैं सही समझ, अच्छा, ये तब है जब भारत ने ब्राजील की बैठक में इस बात से इनकार कर दिया था, डॉलर के पक्ष में। भारत एक अकेला देश है ब्रिक्स में, जिसकी वजह से बहुत सारे ग्लोबल फैसले रुके हुए हैं। क्योंकि भारत का वर्तमान नेतृत्व रहना अमेरिका की गोद में चाहता है, मजबूरी उसे ब्रिक्स में ले जाती है। लेकिन हम तो वो दिल से ब्रिक्स में नहीं है। अब तो अध्यक्ष नहीं, पता नहीं क्या क्या है, लेकिन हमारा दिल ट्रंप साहब के चरणों में सुकून पाता है। वो तो रख नहीं रहे हमारे सिर पे, नहीं तो हम तो चाट लें उनका तलवा। ये है बहुत शर्मनाक है, लेकिन ये सच्चाई है। दुख हो रहा है आप जो कह रहे हैं। शर्मिंदगी होती है, क्योंकि ये फैक्ट्स हम लोग, हमारे समाज के बहुत बड़े हिस्से मोदी जी की बात नहीं है, ये 1.5 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात है। हाँ, 1.5 अरब 150 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात है, जिसमें से अधिकांश को ये सच पता नहीं है। क्योंकि हमारी डिग्निटी मिली हुई है इसमें, सिर्फ एक नेता की बात नहीं है। जब हमने इस पूरे दौरान ये भी तो हुआ ना, जो राइट विंग के सारे लोग जो वो हैं कि आप इतना बड़ा कांड किया उन्होंने एक देश पर, एक सार्वभौम देश पर। पहले उन्होंने वेनेजुएला के साथ किया, वो गलत था। वो कहने वाले स्वर सारी दुनिया में हम समझ सकते हैं कि बहुत सारे देश बहुत कमजोर हैं। हमारे यहाँ के 27-28 देश तो ऐसे हैं जिनमें सरकार नाम की चीज पूरी तरह से सरकार भी नहीं है। वो लिस्ट में है और किसी तरह से सरकार है। तमाम तरह की UN वगैरह की और पश्चिम वगैरह की भेंट और उससे चलते हैं। बहुत कठिनाइयों में है, अराजकता है, मतलब जरूरी चीजें नहीं है उनके पास सरकार होने की। लेकिन इसके बाद 130-35 देश दुनिया में हैं, 40 देश हैं जिनमें थोड़ा बहुत ढांचा है, सरकारें हैं, कायदा कानून है, और वो एक चाल पे चलते हैं। उनमें से अधिकांश आश्रित हैं, और उनको इसीलिए अमेरिका वगैरह अपने पसंद में बुला लेते हैं और कहलवा लेते हैं UN में। लेकिन फिर भी 50 देश ऐसे हैं जो अपनी बात अपने मन की राय से कह सकते हैं दुनिया में, और स्क्वीज कर ले तो 30 देश तो कम से कम ऐसे हैं। भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का देश है जी। तो ये उम्मीद की जाती है कि हम कम से कम 30 में तो होंगे। इस दौरान हमने अपने को 29 की जगह 120 के नीचे डाल दिया। तो आप बिल्कुल मानने से इनकार कर रहे हैं कि हम विश्वगुरु नहीं है? अरे हम क्या करेंगे? मुरली मनोहर जोशी जी के मान रहे हैं, मेरी क्या औकात है? मार्गदर्शक मंडल ने कहा है, ये बीजेपी के संघ के मार्गदर्शक मंडल के बोल सकने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्तित्व ने, जो पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं, बहुत बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं,
उन्होंने कहा है, मेरी क्या औकात है? तो फिर हमें जेल नहीं भेजा जाएगा ये कहने के लिए कि भारत विश्वगुरु नहीं है? जेल तो आपको किसी भी बात पे भेजा जा सकता है, उससे बचने की कोशिश ना करिए, वो संभव नहीं, ना आपके लिए, ना हमारे लिए, ना शीतल हमारे जी, जैसों के लिए। आपने कहा कि भाई नरेंद्र मोदी ऐसा लगता है कि बिल्कुल इस फिराक में है कि किसी तरह से तलवे चाटना, हालांकि ये अच्छा नहीं लग रहा है इस भाषा का इस्तेमाल होना, लेकिन हटा दीजिएगा आप एडिट में। लेकिन जो ये मेरे मन से निकल गया, इसको नहीं, हटा दीजिए। मैं कह रही हूँ कि आसमान अगर काला है तो उसे काला कहना पड़ेगा, अगर काले बादल इसमें। मतलब हम ये तो कह ही सकते हैं कम से कम कि भारत ये पूरी कोशिश कर रहा है अपने अतीत के रिश्तों को भी दांव पे लगा के, अपनी अर्थव्यवस्था को भी एक हद तक रिस्क में डाल के, अपनी आबादी को भी रिस्क में डाल के, कि उसके रिश्ते अमेरिका से बहुत अच्छे हो जाएं, और अमेरिका में भी रिपब्लिकन से ट्रंप के नेतृत्व में बहुत अच्छे। लेकिन क्यों? क्या भारत में मान लेते हैं मोदी जी को पता नहीं है, तो हमारे यहाँ इकोनॉमिक एक्सपर्ट नहीं है, हमारे यहाँ पॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं है, हमारे यहाँ पूरा जो IAS IFS जो तमाम लोग हैं जिनको दशकों का ब्यूरोक्रेसी का तजुर्बा है, जो जवाहरलाल नेहरू ने इतनी मजबूत जो ब्यूरोक्रेसी का हमारा पूरा एक सेक्शन बनाया, उन सबको ये पता नहीं है कि जो सत्ता का संतुलन है वो बदल चुका है और हमें अब जो है वो ग्लोबल साउथ में शिफ्ट होना है? नहीं, क्या आप यकीन करती हैं कि हमारे लोग किसी की सुनते हैं? किसी की हिम्मत है कि उनके सामने इस तरह की कोई राय, उनकी राय के विपरीत लेके साथ में बैठ के या टाइम लेके उनसे कह सकता है? संभव है ऐसा इस दौर में? सिर्फ चाटुकार रहेंगे उनके इर्द गिर्द? कोई सवाल ही नहीं है, आईब्रो देख के चलेंगे वो। अच्छा जी, कोई प्रश्न ही नहीं है। अगर मोदी जी ट्रंप से रिश्ता करना चाहते हैं तो पूरे प्रशासन तंत्र में, उनके चारों तरफ के आभा मंडल में और इस तरह की चीजों को कैश भुना लेने वाले एक बहुत बड़े कथित औद्योगिक और दलाल समाज में आप उसी तरह की गति होते हुए देखेंगे। दलाल। लेकिन पाकिस्तान जिसको हम कहते हैं कि आतंकवाद का प्रायोजक है, टेररिस्ट स्टेट है, इतिहास है, कोई एक की बात नहीं है, वो विश्व शांति का केंद्र बन गया है और बात हो रही है कि इससे अहम कोई मुल्क नहीं है। एक ऐसा देश जिससे अमेरिका बात करता है, एक ऐसा देश जिस पे वेस्ट एशिया पूरा विश्वास करता है, एक ऐसा देश जो कि चीन भी उसके नजदीक है, और एक ऐसा देश जिसकी इकोनॉमी वर्ल्ड बैंक और IMF पर आधारित है, लेकिन वो इतना मजबूत बन रहा है। जो वहां शांति प्रक्रिया हो रही है उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मौके मिलने की बात होती है। पाकिस्तान को ये मौका मिला, उसने अपने को साबित कर लिया। मौका हमारे पास भी था, लेकिन हमने वो साबित नहीं किया। जब ब्रिक्स में हम गए, ये दुनिया, बदलती दुनिया को देखने समझने का मौका था। ब्रिक्स के जरिए आज हम ब्रिक्स में होते, भारत उस तरह से होता जैसे ब्रिक्स में होना चाहिए। और आज अगर ब्राजील के समय हमने वो जो पैरेलल करेंसी की बात हो रही थी डॉलर के अगेंस्ट, वो फैसला होने दिया होता, अगर एक पलड़े पर आज भी रूस, चीन और भारत खड़े हो जाएं, इस तरह के मामलों में, आर्थिक मामलों में एक विचार कर लें, सामरिक मामलों में एक विचार कर लें, कल ये लोग ईरान की जंग को रोक सकते हैं। अच्छा। ये तीन अगर एक लाइन में हो, आज 2/3 दुनिया उस लाइन पे आ जाएगी। सिर्फ इस फैक्ट को भारत ने रोक रखा है, ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। ये चीज सिर्फ और सिर्फ भारत ने रोक रखी है, और मैंने नहीं, ये ब्राजीलियन कई प्रोफेसर और एक जमाने में उनके सीनियर लीडर कह चुके हैं कि ब्रिक्स में, वो तो ये कह चुके हैं कि ब्रिक्स में भारत जो है US का स्पाई है। यस, हमारी ये इमेज है। आप सोचिए जरा कि चीन, भारत और रूस इसको ये फैसला मतलब, और इनके साथ जो सारे हैं वो तो छोड़ ही दीजिए, सामरिक तौर पर सोचिए। और इससे क्या, पाकिस्तान तो ऑलरेडी चीन का सारा इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में। चीन से बड़ा, आज ईरान में चीन से बड़ा लीवरेज कोई है? पाकिस्तान को ईरान को राजी करने में चीन के पास जाना पड़ा, पाकिस्तान से ईरान राजी नहीं हुआ। उसने कहा गारंटीज हमें चीन से चाहिए, तो पाकिस्तानी चीन गए। बातचीत कहीं भी हो सकती है, इस्लामाबाद अरे में हो, बात कहीं तो पर ठीक भी है, हो। पाकिस्तान उस चीज को यूज कर रहा है, करना चाहिए, उसको मौका मिला है। आपको मालूम है कराची में पिछले 1 महीने में इतना बिजनेस हुआ है, पोर्ट का बिजनेस, जो उनका पूरे साल का होता है। पूरे साल में कराची में जितनी माल ढुलाई होती है, जितना माल उतरता है, भाई भारत से रिश्ता बचा नहीं है। गल्फ में सब जगह गोली चल रही है। ये जो चोरी वोरी का तेल वेल जाना कहीं हो सकता है, तो ग्वादर और कराची और एक और तीसरा, उनके पास 3 पोर्ट हैं उधर, तीनों बिजी हैं इस समय। तो पोर्ट पे बिजनेस हो रहा है, दूसरे अमेरिका से पैसा मिल रहा है, सऊदी IMF, अरब से वर्ल्ड मिल बैंक रहा सऊदी है, अरब से कतर मिली, देना चाह रहा और है, हथियार बेच रहा दुबई है। के अलावा, हाँ। दुबई चूंकि इजराइल वाले नेक्सस में आ गया था और इसीलिए हमारे साथ वो था, और जो पीटा जा रहा है इसकी वजह से और नुकसान में जाएगा, तो
वैसे जैसे उसने ब्लाइंड खेला है वैसे ब्लाइंड हमने खेला। और मिलिट्री सर्विसेज बेच रहा है पूरी दुनिया को, वेस्ट एशिया को, क्योंकि अब अमेरिका के जो वहां पर यानी बेसिस थे पूरे वेस्ट एशिया में, जिससे वेस्ट एशिया फील करता था, कतर, सऊदी अरब, यूएई कि हम सेफ हैं, अब ये तो हटाए जाएंगे यहाँ से। ये मिलिट्री बेसिस पहले ही खत्म हो चुके हैं, तो फिर अब पाकिस्तान अपनी मिलिट्री सर्विसेज जैसे कोई प्रोडक्ट बेचता है, ऐसे अपने फौजी जहाज और चीजों को बेच रहा है। वो सऊदी अरब को ऑलमोस्ट फौज ही बेच रहा है, किराया दे रहा है, किराए पे फौज दे रहा है। इन सबको किराए पे फौज की जरूरत होगी, वो पाकिस्तान के पास है। तो हमारी कीमत पे हो रहा है ये? नहीं, हमारी कीमत नहीं, हमारी कोई कीमत कहाँ है, हमारी किस चीज की कीमत है? ये तो सब लोगों ने इस युद्ध में देख लिया ना कि हमारे पास कोई लेवरेज नहीं है। इस दुनिया को किसी भी चीज पर हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते कि लोग हमारी तरफ आए। हम डिस्टर्ब हो गए हैं बुरी तरह से। वो हमारे रोज वीडियो भरे हुए हैं, देख लीजिए, हर जगह से मजदूर, मंडी से मजदूर निकल रहा है गाली देते हुए, सिर पीटते हुए, भूखे पेट, जिसकी कोई खबर हमारे खबर नवीसों को नहीं है, न करना चाहता है। एक और हमारा देश बंगाल में गुजरात से वोटर भेजने के लिए ट्रेन अरेंज कर रहा है, और दूसरी ओर मजदूर वहां उनके यहाँ खटके जो उनकी इकोनॉमी को बूम करता है, वो बेचारा खाने बिना, गैस के बिना लौटना चाह रहा है घर, तो उसके लिए एक दो ट्रेन में हजारों लोग हैं, वहां लाठी चार्ज हो रहा है और डिब्बों में वो काकरोच की तरह भरे जा रहे हैं, और ऐसा बार बार उनके साथ हो रहा है। तो हम अपने समाज के किसान को हम आदमी नहीं समझते, मजदूर को आदमी नहीं समझते, गरीब को आदमी नहीं समझते। जो सवाल रह गया पूछने से वो ये था कि आप कह रहे हैं हमारी कीमत पे नहीं हो रहा है पाकिस्तान के लिए। ये भी कल मैं एक इंटरव्यू देख रही थी कि भाई पाकिस्तान तो जो कह रहा है अमेरिका वो कर रहा है, या जो चीन कह रहा है वो कर रहा है, एक तरह का डिलीवरी कर रहा है। एक चीज जरा से कह दो इसमें, दुर्भाग्य से पाकिस्तान में भी और भारत में भी, दोनों जगह चूंकि हम एक ही लोग थे, घर का बंटवारा है, 47 से पहले हम एक देश थे, अंग्रेजों का बनाया हुआ देश था, हमारा बनाया हुआ नहीं था, लेकिन था, एक ही देश था। जैसे सहोदरों में झगड़े होते हैं ना जायदाद के, और एक दूसरे के लिए कत्ल करते घूमते हैं, हमारा मामला ये है। और दुर्भाग्य से उनके यहाँ भी और हमारे यहाँ भी हम लोग एक दूसरे के सेंट्रिक हैं, चूंकि हैं तो हम एक ही मिट्टी के, एक ही तरह के, एक ही उसके। वो अरबी बनना चाहते हैं जो वो है नहीं। उनके यहाँ बहुत सारे लोग इस तरह की बात करते हैं जो करनी चाहिए। हमारे यहाँ इस समय ये वक्त नहीं कि हम बात कर सकें। हम पाकिस्तान पे अगर कोई बात करेंगे तो हमें देशद्रोही पता नहीं क्या लाद दिया जाएगा। अभी हमारे यहाँ, उनके यहाँ जो वक्त गुजर चुका है, हमने उस वक्त पे कदम रख दिए। वो गुजर के बर्बाद होके कोशिश कर रहे हैं कि उस बर्बादी से वापस निकले, नहीं, और वहाँ बड़ा और अच्छा, हम बर्बाद होने के रास्ते पे चल रहे हैं। वहाँ तो बड़ा कल्चरल चेंज आ रहा है। लोग अपने कल्चरल में कहूँगी मीम्स बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं कि देखिए अब पाकिस्तानी पासपोर्ट की इतनी अहमियत हो गई। मतलब एक तरह से जो एक नुकसान उनके इमेज का पूरी दुनिया में था, कहीं ना कहीं वो इस लम्हे का इस्तेमाल करके उसे इम्प्रूव करना पता लग गया कि उनकी गलती क्या थी। बिल्कुल, हमारे साथ ये है कि हम उसको शूरवीरता समझ रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि हम जो उनको अलग थलग करना चाहते थे, और भारत और पाकिस्तान का रिश्ता, ये ग्लोबल साउथ में भी जब आप ये कह रहे हैं कि पूरा पावर सेंटर शिफ्ट हो रहा है, ऐसे में अगर भारत और पाकिस्तान के बीच यही तनाव चलता रहा, यही अलग थलग करने की कोशिश चलती, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पावर हाउस जो आने वाले 10 सालों में नंबर 1 होने वाला है, उसका नाम है चीन। यहीं से हमारा और उनका पता लग जाता है। चीन से जो पाकिस्तान के रिश्ते हैं और चीन से जो भारत के रिश्ते हैं, जो दुनिया का, भारत का सबसे बड़ा व्यापार धरती पर चीन से है, लेकिन चीन का सबसे मजबूत रिश्ता एशिया में पाकिस्तान से है। जब हमारे पास इसका जवाब नहीं है, हमारी राजनीति के पास, हमारे विदेश नीति के पास, हमारी अर्थनीति के पास, तो हमारे पास किसी चीज का जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि हम नफरत से भरे हुए हैं। और नफरत भरे दिमागों में मतलब उसमें होशियारी नहीं पैदा हो सकती। अब आखिरी 2 सवाल मीडिया कवरेज पर। अभी हमने टेलीविजन की तो हम जितनी चाहें आलोचना करते रहे, करते भी रहते हैं। यूट्यूब का पूरा जो स्पेस है, उसमें ईरान को लेकर जो कवरेज है, मुझे ये बताइए, क्या ये डिस्प्रोपोर्शनेट है? क्या उतने ही अनुपात में है जितना ये अहम है मुद्दा? क्या हुआ जो भारत के तमाम जो नागरिक हैं उनके मुद्दों का, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वो सब मुद्दे क्या हुए? क्या आपको लगता है कि ये भी एक तरह की वही इंडस्ट्री और फैक्ट्री बन रहा है जिसमें हम सिर्फ व्यूज देख रहे हैं? ये तो रियलिटी है। ये तो हम चाहे ना चाहे हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि व्यूज के आधार पर ये है, और व्यूज से रेवेन्यू मिलता है या आप स्थापित होते हैं, तो आप जाहिर है आप उसका प्रतिरोध करने की स्थिति में नहीं है, या आपका मीडिया है भी नहीं। ये तो एक्चुअली इसको जनरेट किया है अमेरिकन टेक्नोलॉजी ने, आपका तो है नहीं है। हमने तो ये भी नहीं बनाया ना। चाइना के पास तो अपना फेसबुक है, 10 फेसबुक है, अपना गूगल है, अपना जीपीएस है, अपना सब उन्होंने कर लिया। हमारे पास तो अपना कुछ है नहीं। हम तो गूगल मेटा के भरोसे हैं। सिर्फ उनके अफसरों को हमारी पॉलिटिक्स ने अपना मिला के अपने फायदे के लिए अपने घर में बैठा लिया है। तो बिल्कुल आप जो कह रही वही सच है। आप इस बात से सहमत हैं कि घरेलू मुद्दों पर भी रिपोर्टिंग होनी चाहिए थी, इलेक्शन के मुद्दों पर रिपोर्टिंग होनी चाहिए थी? अरे भाई, इन मजदूरों पर नहीं होनी चाहिए।
इन मजदूरों के साथ जो ये सरकारें कर रही हैं कि अपने वोटर को ले जाने के लिए ट्रेन दे रही हैं और मजदूर मार खा के और मच्छर मक्खी की तरह तीसरी बार उनके साथ ऐसा हो रहा है। वो किसी अंतरिक्ष से आए हुए लोग हैं, और अंतरिक्ष से भी आए हुए हो तो हमारी मानवीयता कहीं है, बिल्कुल। लेकिन हम कहाँ। शीतल जी, बिल्कुल आखिरी सवाल कि नेता हमारे जो कर रहे हैं, मोदी जी और हमारे विदेश मंत्री जो कर रहे हैं, और पूरा जो ब्यूरोक्रेसी मिलके जो भी कुछ हमारा बना रहे हैं, इसकी कीमत क्या होगी अगले 5 साल या 10 साल में? एक कोई नक्शा बनाइए जो हमारे दर्शकों को ये पता चले कि हम इस लम्हे को देख नहीं पा रहे हैं। अंग्रेजी में कहते हैं रीडिंग द रूम, हम रूम रीड नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में इसकी कीमत किसको भुगतनी पड़ेगी और क्या कीमत होगी? कीमत तो हिंदुस्तान के लोगों को ही हर चीज की भुगतनी पड़ेगी। कीमत तो और कोई दूसरा नहीं आएगा, कोई दूसरे देश का नागरिक और अंतरिक्ष से कोई नहीं आने वाला इसकी कीमत चुकाने के लिए। वो तो हम ही आप चुकाएंगे, हमारे बच्चे चुकाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने देखा है कि आलमी सियासत किस तरह बदल रही है। दोस्तों, आपने देख लिया इस टाइम जो है ना, पाकिस्तान के भारतीय मीडिया पर और हर जगह पर दुनिया के हर कोने पे तारीफ़ें हो रही हैं, और दूसरी तरफ मोदी पर तनकीद की जा रही है। भारतीय मीडिया खुद मोदी की जो है ना लेने लगा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो आपने देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि जो भी न्यू वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सकेगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।